बच्चों, हमने शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म इन सब के जीवन चक्र को देखा और इनके जीवन चक्र में हमें अलग अलग पैटर्न दिखाई दिए। हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से गैमेटोफिटिक अवस्था, जो कि अगुणित अवस्था होती है, इससे द्विगुणित अवस्था, स्पोरोफिटिक अवस्था का निर्माण हुआ। हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जन्म लेती है और इसी को हम पीढ़ी एकांतरण या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। तो इन सभी पादपों के जीवन चक्र में किस प्रकार के पैटर्न हमें दिखाई देते हैं, आइए इसे समझते हैं। बच्चों, अब हम बात करेंगे पादप में जीवन चक्र तथा संतति या पीढ़ी एकांतरण। हमने विभिन्न प्रकार के पादपों जैसे शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म इनके जीवन चक्र को देखा और इनके जीवन चक्र में हमने मुख्य रूप से दो अवस्थाएं देखी, जो थी युग्मकोद्भिद अवस्था, जिसे हम इंग्लिश में गैमेटोफिटिक फेज कहते हैं। इसी प्रकार से जो दूसरी अवस्था थी वो थी बीजाणु उद्भिद या स्पोरोफिटिक फेज। और ये जो गैमेटोफिटिक अवस्था होती है ये हमेशा अगुणित या हैप्लॉइड होती है। इसी प्रकार से जो स्पोरोफिटिक अवस्था होती है वो हमेशा डिप्लॉइड या द्विगुणित होती है। अभी हमें इसका मतलब समझना है संतति या पीढ़ी एकांतरण। इसका मतलब ये होता है कि किस प्रकार से अगुणित अवस्था से द्विगुणित अवस्था का निर्माण होता है और फिर से द्विगुणित अवस्था से अगुणित अवस्था का निर्माण होता है। गैमेटोफिटिक फेज से स्पोरोफिटिक फेज बनता है और फिर से स्पोरोफिटिक फेज से गैमेटोफिटिक फेज बनता है। इस प्रकार ये चक्र चलते रहता है और एक अवस्था से दूसरे अवस्था का निर्माण होता है और इसी को हम संतति या पीढ़ी एकांतरण या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। अभी मैं आपको एक कॉमन साइकिल यहाँ पर बना रही हूँ जो सभी पादपों के लिए लागू है। पहले हम इसको समझ लेते हैं, इसके बाद जीवन चक्र के 3 पैटर्न को हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने बात की, इनमें मुख्य रूप से 2 अवस्था है, युग्मकोद्भिद और बीजाणुउद्भिद। युग्मकोद्भिद अवस्था जो होती है ये अगुणित होती है। इनमें गुणसूत्रों की संख्या हैप्लॉइड होती है, ये अगुणित होती है। इसी प्रकार से जो बीजाणु उद्भिद अवस्था है ये हमेशा डिप्लॉइड होती है, जिसको हम 2n से दर्शा रहे, या द्विगुणित होती है। ये हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब ये युग्मकोद्भिद, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, इससे हमेशा युग्मक का निर्माण होगा और इसी प्रकार से जो बीजाणु उद्भिद है इससे हमेशा बीजाणु का निर्माण होगा। तो हम देखते हैं कि ये युग्मकोद्भिद से युग्मक का निर्माण कैसे हो रहा है। तो जब इस गैमेटोफाइट में युग्मकोद्भिद अवस्था, जो कि अगुणित अवस्था है, मतलब इसमें गुणसूत्र की संख्या आधी है, जब इसमें माइटोसिस होता है या हम कहते हैं समसूत्र विभाजन होता है, तब इससे युग्मक का निर्माण होता है। और ये जो युग्मक बन रहे हैं ये भी कैसे होंगे? हैप्लॉइड ही होंगे। क्यों? क्योंकि जो युग्मकोद्भिद है
ये भी अगुणित है और इसमें समसूत्री विभाजन होगा, गुणसूत्र की संख्या समान होगी जो युग्मक बनेंगे उनमें, इसलिए जो युग्मक बन रहे हैं वो भी कैसे होंगे, हैप्लॉइड या अगुणित। अब यहाँ पर दो प्रकार के युग्मक बन रहे हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। और जब ये नर युग्मक और मादा युग्मक संलित होंगे, ये इनमें जब फ्यूजन होगा और निषेचन की क्रिया होगी, तब इससे युग्मनज का निर्माण होगा। जिसे हम कहते हैं जाइगोट। अब ये युग्मनज में, अब ये जो युग्मनज यहाँ पर बन रहा है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, युग्मक कैसे थे, अगुणित थे, और इस अगुणित युग्मक से जो युग्मनज बन रहा है वो कैसा होगा, द्विगुणित होगा। अब इस युग्मनज से स्पोरोफिटिक अवस्था का निर्माण होगा, बीजाणु उद्भिद बनेगा, और ये जो बीजाणु उद्भिद बनेगा ये भी डिप्लॉयड होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि इस युग्मनज में कौन सा डिवीजन हुआ, यहाँ पर भी माइटोसिस डिवीजन हुआ, मतलब समसूत्री विभाजन हुआ। तो गुणसूत्र की संख्या युग्मनज में द्विगुणित है और जो बीजाणु उद्भिद बन रहा है उनमें भी गुणसूत्र की संख्या कितनी है, द्विगुणित है। अब इस बीजाणु उद्भिद में इनसे बीजाणु का निर्माण होता है, और ये जो बीजाणु बनते हैं ये भी कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं या अगुणित होते हैं। अब ये अगुणित बीजाणु कैसे बन रहे हैं, जब बीजाणु उद्भिद में मियोसिस होगा, मतलब अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो अर्धसूत्री विभाजन से ही बीजाणु या स्पोर्स बनेंगे जो कि अगुणित होंगे, हैप्लॉइड होंगे। अब ये जो बीजाणु होते हैं ये अगुणित होते हैं और इन बीजाणुओं से फिर से एक नए युग्मकोद्भिद या गैमेटोफाइट का निर्माण होगा। तो आप ये जो जीवन चक्र है इसमें आपको दो अवस्थाएं मुख्य रूप से दिखाई दे रही है, एक युग्मकोद्भिद जो कि अगुणित अवस्था है, बीजाणु उद्भिद जो कि द्विगुणित अवस्था है। और युग्मकोद्भिद में जब समसूत्री विभाजन होता है तब युग्मक बनते हैं और जो कि अगुणित ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बीजाणु बन रहे ये भी अगुणित है। तो आपको इन दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, युग्मक भी अगुणित है, बीजाणु भी अगुणित है, लेकिन युग्मक किससे बन रहे हैं, युग्मकोद्भिद से बन रहे हैं। बीजाणु का निर्माण किससे हो रहा है, बीजाणु उद्भिद से हो रहा है, और बीजाणु तभी बनेंगे जब मियोटिक डिवीजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये पहले से अगुणित है। अगर इनमें और अर्धसूत्री विभाजन होता है तो गुणसूत्र की संख्या n/2 हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ पर समसूत्री विभाजन होता है और इससे युग्मक बनते हैं। इसी प्रकार इसमें मियोटिक डिवीजन होगा और हैप्लॉइड गुणसूत्र अगुणित बीजाणु बनेंगे, जिससे एक अगुणित युग्मकोद्भिद का निर्माण होगा। तो यहाँ पर मैंने एक कॉमन आपको साइकिल चक्र बताया है जो आपने सभी पौधों में देखा है, चाहे वो ब्रायोफाइट्स हो, टेरिडोफाइट्स हो, जिम्नोस्पर्म हो, एंजियोस्पर्म हो। अब हम इनके जीवन चक्र के पैटर्न पढ़ेंगे जो कि 3 प्रकार के होते हैं। तो पहले जीवन चक्र का जो पैटर्न है वो कहलाता है अगुणितक जीवन चक्र, या जिसे हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं।
जैसे हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, अगुणितक मतलब अगुणित, इसका मतलब इसमें जो प्रभावी अवस्था होगी वो कौन सी होगी? अगुणित अवस्था। अब अगुणित अवस्था कौन सी होती है? युग्मकोद्भिद अवस्था, जो कि अगुणित अवस्था होती है, और यही अवस्था प्रभावी अवस्था होगी इनके जीवन चक्र की। और ये जो जीवन चक्र होता है ये शैवाल की कुछ स्पीशीज में इस प्रकार का पैटर्न देखने को मिलता है, जिसके उदाहरण हैं वॉलवॉक्स की कुछ स्पीशीज, स्पायरोगैरा, क्लेमाइडोमोनास, अगुणितक जीवन चक्र, जो कि शैवाल में इस प्रकार का लाइफ साइकिल का पैटर्न देखा गया है इसकी कुछ स्पीशीज में, जैसे कि वॉलवॉक्स, स्पायरोगैरा, क्लेमाइडोमोनास। तो इनके जीवन चक्र में जो मुख्य अवस्था होती है वो अगुणित होती है, इसलिए इस लाइफ साइकिल का जो नाम है ये अगुणितक जीवन चक्र इसे कहा जाता है। तो अगुणित अवस्था कौन सी होती है? जैसे कि अभी हमने एक कॉमन पैटर्न समझा है, अगुणित अवस्था कौन सी होती है? युग्मकोद्भिद अवस्था अगुणित अवस्था होती है। तो युग्मकोद्भिद अवस्था या जिसे हम गैमेटोफिटिक फेज कहते हैं, ये अवस्था कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है या अगुणित अवस्था होती है। ये इस जीवन चक्र की सबसे प्रभावी अवस्था होती है। अब हम जानते हैं कि युग्मकोद्भिद से क्या बनेंगे? बिल्कुल सही, इससे युग्मक का निर्माण होगा। अब ये जो युग्मक बन रहे हैं ये युग्मक कैसे होंगे? ये भी हैप्लॉइड होंगे, अगुणित होंगे। यहाँ पर कौन सा डिवीजन हो रहा है, कौन सा विभाजन हो रहा है? यहाँ पर समसूत्री विभाजन हो रहा है, मतलब यहाँ पर माइटोसिस हो रहा है और जिससे युग्मक का निर्माण हो रहा है। अब ये युग्मक जो बन रहे हैं हम जानते हैं यहाँ पर दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, नर युग्मक और मादा युग्मक। और जब इन दोनों युग्मकों का संलयन होगा तब इससे तो युग्मकों के संलयन से, युग्मकों के मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है और ये जो युग्मनज होता है ये द्विगुणित होता है। अब अगुणित जीवन चक्र में जो युग्मनज बनता है ये एक कोशिकीय होता है, मतलब ये जो युग्मनज है ये स्पोरोफिटिक अवस्था को दर्शा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो स्पोरोफिटिक या बीजाणु उद्भिद अवस्था होती है वो द्विगुणित होती है। लेकिन यहाँ पर जो स्पोरोफाइट होता है ये बहुत ही कम विकसित होता है, बहुत ही छोटा होता है, जो हमको दिखाई भी नहीं देता है, क्योंकि मुख्य प्रभावी अवस्था यहाँ पर कौन सी है? युग्मकोद्भिद। ये ज़्यादा विकसित होती है और युग्मनज जो होता है, स्पोरोफिटिक अवस्था जो होती है कम विकसित होती है। तो युग्मनज यहाँ पर जो बन रहा है ये कैसा होता है? एक कोशिकीय होता है। अब ये इस युग्मनज से या बीजाणु उद्भिद से किसका निर्माण होता है? बीजाणु का निर्माण होता है। तो यहाँ पर बीजाणु बनेंगे। अब हम जानते हैं कि स्पोरोफिटिक अवस्था या द्विगुणित अवस्था से जब बीजाणु बनेंगे ये बीजाणु हैप्लॉइड होंगे, अगुणित होंगे। तो यहाँ पर कौन सा विभाजन होगा? बिल्कुल सही, यहाँ पर मियोसिस होगा,
अर्धसूत्री विभाजन होगा, तभी अगुणित बीजाणु का निर्माण होगा। तो ये हमको ध्यान में रखना है। अगर समान गुणसूत्र की संख्या है तो समसूत्री विभाजन हो रहा है, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जा रही है तो यहाँ पर मियोसिस डिवीजन होगा। अब फिर से ये बीजाणु जो है ये अंकुरित होंगे और फिर से इनसे एक नया युग्मकोद्भिद बनेगा, जो कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। मतलब यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा। तो इस चक्र में हम देखते हैं कि जो द्विगुणित अवस्था है ये बहुत ही कम समय के लिए है, ये अल्प समय के लिए रहती है, ये बहुत कम समय के लिए रहती है। और जो अधिक समय इस जीवन चक्र की जो अवस्था अधिक समय तक रहती है वो होती है युग्मकोद्भिद अवस्था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो अवस्था है ये पूरी अगुणित अवस्था है, और इस अगुणित अवस्था में जो गैमेटोफिटिक फेस है ये बहुत अधिक समय तक रहता है, इसलिए ये अधिक विकसित रहता है और ये अधिक प्रभावी रहता है। और ये जो अवस्था होती है ये द्विगुणित होती है और ये अगुणित अवस्था होती है। तो क्योंकि जो ज़्यादा समय अगुणित अवस्था ले रही है, इस प्रकार का जो जीवन चक्र कहलाता है अगुणितक जीवन चक्र या हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जिसे हम शैवाल की कुछ स्पीशीज में देखते हैं। इसी प्रकार हम बात करते हैं द्विगुणित जीवन चक्र की। अब हम बात करते हैं द्विगुणितक जीवन चक्र, जिसे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम नाम से ही समझ में, द्विगुणित अवस्था ये ज़्यादा प्रभावी अवस्था होती है इस प्रकार के जीवन चक्र की। और इस प्रकार का जो जीवन चक्र होता है इसे हम जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और कुछ शैवाल की कुछ स्पीशीज होती है जिनमें भूरे शैवाल फ्यूकस में द्विगुणित जीवन चक्र देखने को मिलता है। अब इस द्विगुणित जीवन चक्र में जो बीजाणु उद्भिद अवस्था होती है ये ज़्यादा प्रभावी अवस्था होती है युग्मकोद्भिद अवस्था से। तो जैसे हमने देखा कि जो युग्मकोद्भिद होते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड, अगुणित होते हैं। जबकि बीजाणु उद्भिद या स्पोरोफिटिक जो अवस्था होती है ये कैसी होती है, द्विगुणित होती है। अब ये द्विगुणित अवस्था किससे बन रही है, अगुणित अवस्था से द्विगुणित अवस्था का निर्माण हो रहा है। कैसे हो रहा है, युग्मकोद्भिद में समसूत्री विभाजन होगा, माइटोसिस होगा, और इससे युग्मक बनेंगे। ये युग्मक मेल फीमेल दोनों होते हैं और इनके संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है। अब ये जो युग्मनज बन रहा है ये कैसा बनता है, ये होता है द्विगुणित, डिप्लॉयड होता है। और इस द्विगुणित युग्मनज में जब माइटोसिस डिवीजन होगा तो फिर से द्विगुणित कोशिका का निर्माण होगा, जिसे हम कहते हैं बीजाणु उद्भिद। और इस बीजाणु उद्भिद में जब मियोटिक डिवीजन होता है, मियोसिस होता है, तब इसे
हैप्लॉइड बीजाणु बनते हैं। और इस हैप्लॉइड बीजाणु अंकुरित होकर एक फिर से गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात करें द्विगुणित जीवन चक्र की। इनके जीवन चक्र में क्या होता है, चाहे हम जिम्नोस्पर्म की बात करें या एंजियोस्पर्म की बात करें, तो स्पोरोफिटिक अवस्था जो होती है ये बहुत अधिक प्रभावी, बहुत अधिक विकसित होती है। मतलब यहाँ पर जो स्पोरोफाइट बनता है ये प्रकाश संश्लेषी होता है, मुक्त होता है, मतलब किसी पर निर्भर नहीं रहता है, ये मुक्त होता है और अधिक प्रभावी होता है। जबकि जो गैमेटोफाइट या युग्मकोद्भिद वाली कोशिकाएं जो होती है ये बहुत कम विकसित रहती है और ये एक कोशिकीय हो जाता है, मतलब एकदम छोटा सा हो जाता है। तो इस जीवन चक्र में द्विगुणित अवस्था जो होती है बहुत लंबे समय के लिए रहती है। इसलिए इस प्रकार के जीवन चक्र को हम द्विगुणितक जीवन चक्र कहते हैं। तो लगभग 90% हिस्सा इस जीवन चक्र का ये जो मुख्य अवस्था होती है वो बीजाणुउद्भिद का होता है और बहुत ही कम भाग युग्मकोद्भिद अवस्था का होता है, क्योंकि ये जो अवस्था होती है ये एक कोशिकीय होती है। और इसमें जो बीजाणुउद्भिद बनता है ये कैसा होता है, मुक्त होता है, प्रकाश संश्लेषी होता है, बहुत अधिक विकसित होता है और ये इस चक्र की प्रभावी अवस्था होती है, जिसे कि हमने जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में देखा। तो इस प्रकार का जीवन चक्र द्विगुणितक जीवन चक्र या डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हम इसे कहते हैं। अब जो हमारा जीवन चक्र का तीसरा पैटर्न है वो है अगुणितक द्विगुणितक जीवन चक्र, जिसे हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगुणित अवस्था और द्विगुणित अवस्था दोनों लगभग समान समय के लिए रहती है। इनमें हम ये नहीं कह सकते कि अगुणित अवस्था ज़्यादा प्रभावी है या द्विगुणित अवस्था ज़्यादा प्रभावी है, ये दोनों ही समान समय के लिए रहती है और इसलिए ये मिश्रित अवस्था कहलाती है। और इनमें दोनों ही गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जो होते हैं, अगुणित मतलब गैमेटोफाइट, द्विगुणित मतलब स्पोरोफाइट जो होते हैं, बल्कि ये मुक्त रहते हैं, फ्री रहते हैं। तो इस प्रकार का जो जीवन चक्र होता है ये अगुणितक द्विगुणितक जीवन चक्र कहलाता है, जिसे हम ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स में देखते हैं। इसमें हम इसे मिश्रित अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि दोनों जो अवस्थाएं आती है ये समान समय के लिए रहती है, इसलिए हम इसे मिश्रित अवस्था कहते हैं। अब यहाँ पर जो गैमेटोफाइट होता है, जैसे कि हम जान रहे हैं कि गैमेटोफाइट या युग्मकोद्भिद ये कैसा होता है, बिल्कुल सही, ये हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है और इससे युग्मक बनते हैं। ये युग्मक भी कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन या माइटोसिस होता है। और फिर इससे इन युग्मक के मिलने से किसका निर्माण होगा, यहाँ पर दो प्रकार के युग्मक बनते हैं, मेल फीमेल, और इनसे युग्मनज बनता है।
और ये जो युग्मनज बन रहा है ये कैसा होगा? द्विगुणित होगा। इस युग्मनज में फिर से माइटोसिस होगा, समसूत्री विभाजन होगा, जहाँ गुणसूत्र की संख्या समान रहेगी और फिर यहाँ पर बीजाणु उद्भिद या स्पोरोफाइट का निर्माण होगा। अब ये जो बीजाणु उद्भिद बन रहा है ये किससे बन रहा है? युग्मनज से बन रहा है। युग्मनज कैसा था? द्विगुणित था। तो बीजाणु उद्भिद भी कैसा होगा? द्विगुणित होगा, क्योंकि यहाँ पर भी समसूत्री विभाजन हुआ है, गुणसूत्र की संख्या समान रहेगी। अब इस बीजाणु उद्भिद में जब मियोसिस होता है, मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन, अब गुणसूत्र की संख्या कैसी हो जाएगी? आधी हो जाएगी और इससे बनेंगे बीजाणु या स्पोर्स। ये बीजाणु जो बन रही है अगुणित होते हैं और इनसे फिर से एक नया युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है, जो कि ये भी कैसा होता है? अगुणित होता है। तो हम देख रहे हैं कि हर जगह समसूत्री विभाजन हो रहा है। यहाँ पर भी समसूत्री विभाजन हो रहा है, यहाँ पर भी समसूत्री विभाजन हो रहा है, कि केवल जब बीजाणु उद्भिद या स्पोरोफाइटिक फेज से जब बीजाणु बनते हैं तब यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है, क्योंकि जो बीजाणु बनते हैं वो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं। तो इस अवस्था में हम देख रहे हैं कि बीजाणु उद्भिद स्पोरोफिटिक अवस्था और युग्मकोद्भिद अवस्था दोनों एक दूसरे पे निर्भर नहीं रहते हैं, दोनों मुक्त रहते हैं, दोनों फ्री रहते हैं, और इसलिए इसे मिश्रित अवस्था हम कह रहे हैं। अब क्या होता है, जब हम ब्रायोफाइट के जीवन चक्र को जब हमने देखा तो ब्रायोफाइट्स में कौन सी अवस्था प्रभावित थी? ब्रायोफाइट्स में युग्मकोद्भिद अवस्था अधिक प्रभावी थी, जबकि स्पोरोफिटिक अवस्था कम प्रभावी थी, अप्रभावी थी। तो यहाँ पर ब्रायोफाइट्स में युग्मकोद्भिद अवस्था, ये इसकी प्रभावी अवस्था है, मतलब ये अधिक विकसित अवस्था रहती है ब्रायोफाइट में, और जबकि जो स्पोरोफाइट होता है ये कम विकसित होता है, अप्रभावी होता है। इसी प्रकार से अगर हम टेरिडोफाइटा की बात करें तो टेरिडोफाइटा में बीजाणु उद्भिद अवस्था अधिक प्रभावी होती है। जबकि जो युग्मकोद्भिद होता है ये इतना अधिक विकसित नहीं होता है, अप्रभावी होता है। इसलिए इनको, इस प्रकार के जीवन चक्र को हम अगुणित और द्विगुणित जीवन चक्र कहते हैं, क्योंकि ब्रायोफाइट्स में अगुणित अवस्था या युग्मकोद्भिद अवस्था ज़्यादा प्रभावी है, ज़्यादा विकसित है, जिसमें कि बीजाणु उद्भिद जो होता है ये युग्मकोद्भिद पर निर्भर रहता है। किसमें? ब्रायोफाइट्स में। लेकिन अगर हम टेरिडोफाइट्स की बात करते तो टेरिडोफाइटा में क्या हो रहा है? बीजाणु उद्भिद वाला भाग ज़्यादा अधिक विकसित है। किससे? युग्मकोद्भिद से। और युग्मकोद्भिद एकदम छोटा सा हो जाता है। तो जैसे जैसे हम एंजियोस्पर्म तक पहुंचते हैं तो युग्मकोद्भिद वाला भाग
छोटा होते जाएगा और अधिक विकसित कौन सा होते जाएगा? बीजाणु उद्भिद या स्पोरोफिटिक भाग जो होता है ये बहुत अधिक विकसित होते जाता है। तो ये जो जीवन चक्र है इसे अगुणित और द्विगुणित जीवन चक्र इसलिए कह रहे हैं कि इनमें जो दोनों अवस्थाएं होती है ये समान समय के लिए आती है। मतलब अगर युग्मकोद्भिद वाला भाग ज़्यादा विकसित है तो बीजाणुद्भिद वाला कम विकसित होगा, और बीजाणुद्भिद वाला भाग ज़्यादा विकसित है, युग्मकोद्भिद वाला कम विकसित होगा, जैसे कि हमने ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स में देखा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो है ये द्विगुणित भाग है जिसमें युग्मनज से स्पोरोफाइट बन रहा है, और यहाँ पर जो ये वाला जो भाग है ये अगुणित अवस्था है जिसमें युग्मकोद्भिद से युग्मक बन रहे हैं। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि ये जो युग्मकोद्भिद होता है इसकी जो पहली कोशिका है वो बीजाणु होती है, और बीजाणु हमेशा आपको ध्यान में रखना है ये अगुणित होते हैं। हो सकता है आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो कि बीजाणु उद्भिद द्विगुणित होता है तो आपको लगता है कि बीजाणु भी द्विगुणित होगा, बल्कि ऐसा नहीं होता है। बीजाणु उद्भिद द्विगुणित है, लेकिन यहाँ पर मियोसिस डिवीजन हो रहा है, अर्धसूत्रीय विभाजन हो रहा है, तो यहाँ पर जो बीजाणु बन रहे हैं वो अगुणित हो जाते हैं। तो गैमेटोफाइट किससे बन रहा है? बीजाणु से बन रहा है, और युग्मकोद्भिद भी अगुणित होता है और बीजाणु भी कैसा होता है? अगुणित होता है। तो युग्मकोद्भिद की जो पहली कोशिका है वो है बीजाणु, और युग्मकोद्भिद की जो फाइनल जो कोशिका है, युग्मकोद्भिद से जो कोशिका बन रही है वो होती है युग्मक। युग्मकोद्भिद बीजाणु से बन रहा है, लेकिन युग्मकोद्भिद से क्या बन रहे हैं? युग्मक बन रहे हैं, और ये युग्मक भी अगुणित होते हैं। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार का जो जीवन चक्र होता है ये अगुणितक द्विगुणितक जीवन चक्र है, या हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इसे हम कहते हैं। इसके अलावा इस प्रकार का जो जीवन चक्र है ये कुछ शैवाल में भी इसे देखा गया है। जैसे कि एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया और कैल्प, ऐसे कुछ शैवाल हैं जिनमें इस प्रकार का जो जीवन चक्र का पैटर्न देखने को मिलता है, जो होता है अगुणितक और द्विगुणितक अवस्था, जिसे हम मिश्रित अवस्था भी कहते हैं। तो बच्चों, पादप जगत इस अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार से निम्न कोटि के पौधों से उच्च कोटि के पौधों का निर्माण हुआ, ये पौधे कैसे विकसित होते चले गए, कैसे गैमेटोफिटिक अवस्था से स्पोरोफिटिक अवस्था का निर्माण हुआ, अगुणित से द्विगुणित कोशिकाएं बनती चली गई। इस अध्याय में हमने क्रिप्टोगैमी और फेनोरोगैम्स इन पौधों के बारे में जाना। क्रिप्टोगैम्स के अंतर्गत ऐसे पौधों को रखा गया था जिनमें बीज नहीं पाए जाते, जैसे कि शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, और फेनोरोगैम्स के अंतर्गत ऐसे पौधों को रखा गया था जिनमें बीज पाए जाते हैं, जैसे कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और इन पौधों में हमने देखा शैवाल में और ब्रायोफाइट में जहाँ पर मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक थी, वहीं जब टेरिडोफाइट का विकास हुआ तो उनमें जो मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक हो गई, और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म तक पहुँचते पहुँचते मेन प्लांट बॉडी और अधिक विकसित होती गई और ये स्पोरोफिटिक और द्विगुणित रहती है। इस प्रकार से इन पौधों का विकास हुआ। अब हम बात करते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस चैप्टर में कौन कौन से बातों को ध्यान में रखना है, कौन कौन से प्रश्न इस चैप्टर से आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे कि हमने शैवाल का आर्थिक महत्व पढ़ा है, इसके अंतर्गत हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं,
कौन से शैवाल का कहाँ पर उपयोग होता है, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसका आर्थिक महत्व पूछा जा सकता है। साथ ही हमने अगुणित और द्विगुणित कोशिकाएं बहुत सारे जीवन चक्र में पढ़ी है। तो कौन सी कोशिकाएं अगुणित होती है, द्विगुणित होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ शब्दावली आपको परिभाषाएं पूछी जा सकती है, जैसे स्त्रीधानी किसे कहते हैं और बीजाणुपर्ण किसे कहते हैं, पुधानी किसे कहते हैं, समयुग्मकी किसे कहते हैं, ऐसे शब्दावली के बारे में भी पूछा जा सकता है। शैवाल में अंतर पूछे जा सकते हैं कि भूरे और लाल शैवाल में क्या अंतर है। साथ ही शैवाल के अंतर्गत जो हमने टेबल पढ़ा, एक सारणी पढ़ी, जिसे 3 वर्ग में बांटा गया था, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फ्यूफाइसी, इसको आपको टेबल फॉर्म में ही पढ़ना है ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि इसको बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इनमें आपको पूछा जा सकता है कि क्लोरोफाइसी में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, रोडोफाइसी में, फ्यूफाइसी में किसकी बनी होती है, इनमें कौन कौन से क्लोरोफिल पाए जाते हैं, कौन से पिगमेंट ज़्यादा प्रभावी होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और लीवरवर्ट और मॉस में क्या डिफरेंस है, ये पूछा जा सकता है। एंजियोस्पर्म के जीवन चक्र के बारे में पूछा जा सकता है। जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जो आपको इस चैप्टर में ध्यान में रखना है।